हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए 11वीं फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें एक खास विषय वस्तु पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आ जाइए 12वीं फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गति के नियमों में गति को जो अवरुद्ध करने वाला एक बल लगता है, ये दो पृष्ठों के, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है और ये गति की विपरीत दिशा में लगता है। ये वास्तव में गति के विपरीत होता है, यानी वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच जो अपेक्षित गति होती है इसका ये विरोध करता है और इसको हम नामित करते हैं फोर्स एज ए फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। इन हिंदी इट इज सेड घर्षण बल। ये घर्षण क्या होता है, कैसे लगता है, इस पर क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर आपको विस्तार पूर्वक और बहुत मजेदार ढंग से आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये घर्षण बल क्या होता है और कैसे ये लगता है। तो कैसे लगता है में एक चीज बहुत अच्छी पूछी जाती है आपसे कि घर्षण के क्या नियम है बच्चों, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। घर्षण के क्या नियम होते हैं, ठीक है। पहले ये बात करते हैं कि घर्षण क्या है। अभी मैं आपको बार बार दिखाता हूं कि ये जो घर्षण कैसे लगता है, मैं बार बार आपको ये डस्टर इसमें बोर्ड में जो है चलाकर अपना काम करता हूं, देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो डस्टर है इसका एक सरफेस है और वो चलता किस पर है, वो इस बोर्ड पर चलता है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्क्रबिंग है, मतलब नॉट स्मूथ एज कंपेरिजन ऑफ बोर्ड सरफेस। तो ये खुरदुरा है, रफ है और ये जो है थोड़ा सा चिकना है। तो एक ये मतलब पहचानने का वो तरीका है कि कैसे घर्षण बल काम करता है। तो ये अपन देखते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये घर्षण बल क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन। यदि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स या दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच संपर्क हो तो उन तलों को हम संपर्क तल कहते हैं। तो जब दो तलों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो एक ऐसा बल कार्य करने लगता है दोनों संपर्क तलों के मध्य जो उस गति का विरोध करता है। इसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो परिभाषित रूप में आपको क्या लिखना चाहिए, घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी किन्हीं भी दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला वह बल जो उन पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। बहुत बढ़िया। इट इज कॉल्ड फोर्स एज ए फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब ये कैसे कार्य करता है, दो तरह से ये कार्य करता है। देखिए, जब आप किसी बोर्ड में या डस्टर को चलाते हैं तो अब मान लीजिए ये एक तरह से, इस तरह से हम बात करें कि ये एक टेबल है और इस टेबल पर ये गुटका रखा गया है। तो गुटका रखा है, अपने से तो नहीं चल रहा है ना, उसका एक रीजन है कि जो ये गुटके द्वारा फोर्स लगाया जाता है नीचे की ओर, ये गुटके के भार के रूप में, तो इसके ठीक लंबवत दिशा में ये फोर्स ऑफ रिएक्शन वो क्या है, इसको ऐसे बैलेंस करता है कि ये चलता नहीं है। जब आप एक निश्चित फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये चलने का प्रयास करता है, लेकिन एक निश्चित मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करने तक ये चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के संपर्क तलों के मध्य एक ऐसा बल भी लग रहा है जो इस बल का विरोध कर लेता है। इस कारण से ये घर्षण बल लगता तो है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ये जो गुटका है, उस टेबल पर चल नहीं पाता।
तो इस दशा में जो घर्षण बल लगता है उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक स्टेट। यानी वस्तु पर घर्षण बल लगता है, लेकिन वो घर्षण बल उस बाह्य बल को रोक कर रखता है, या उसका इतना रिस्पांस होता है कि वस्तु उस पर नहीं चलती, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर अब इस बल को धीरे धीरे बढ़ाएं तो इस दिशा में जब ये बल इतना हो जाए कि घर्षण बल का अवरोध कम पड़ने लगे, घर्षण बल का अवरोध कम पड़ने लगे, तो वस्तु इस सरफेस पर गतिशील हो जाती है, और इस दशा में जो घर्षण बल कार्य करता है जो उसको कहते हैं गतिक घर्षण बल, यानी डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। इनका दोनों का जो परिचय है वो नियम से होता है, चाहे वो स्थैतिक घर्षण बल हो बच्चों और चाहे गतिक घर्षण बल हो, दोनों को हम एक नियम के रूप में जानते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है कि घर्षण के क्या नियम है, तब आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि नियम चाहे गतिक घर्षण का हो और नियम चाहे स्थैतिक घर्षण का हो, वो दोनों सेम अप्लाई होता है। 3 नियम आपको लिखना चाहिए, आप याद कर लीजिए, इनको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। मतलब घर्षण के नियम, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो घर्षण के 3 नियम होते हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण के लिए अलग अलग नियम लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो पहला नियम होता है कि घर्षण बल 2 संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह दोनों संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट इज रूल 1। मैं भी बता रहा था कि ये जो आपका डस्टर है, इसकी जो सरफेस है वो स्क्रबिंग है, नॉट स्मूथ, दैट इज रफ, है ना। और ये बोर्ड है जो आपका ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो घर्षण बल कम या ज्यादा लगेगा, ये नियम बताता है कम या ज्यादा लगेगा कब, यदि इनकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो अगर रफ है तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, और स्मूथ है तो घर्षण बल कम लगता है। तो ये पहला नियम है क्या, कि घर्षण बल का मान संपर्क तलों की आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और नंबर 2 जो होता है रूल, वो भी आपको याद करना है। 2 संपर्क तलों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है उसकी दिशा को बताता है क्या, सदैव यह बल आपेक्षिक गति के विपरीत होता है। यानी घर्षण बल की दिशा सदैव संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। मतलब जब आप डस्टर को फॉरवर्ड ले जाएंगे तो घर्षण बल बैकवर्ड लगेगा, और जब बैकवर्ड ले जाएंगे तो घर्षण बल फॉरवर्ड लगेगा। ये दूसरा नियम होता है। और तीसरा नियम जो होता है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका मैथमेटिक्स आपको याद रखना चाहिए, और वो होता है कि घर्षण बल का मान जो होता है, मतलब अब स्टैटिक है तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, है ना, एफ स्टैटिक, और डायनेमिक है तो क्या कहेंगे, एफ डायनेमिक। मतलब अगर गतिशील हो गई वस्तु तो लगने वाला घर्षण बल गतिशील घर्षण बल हो जाएगा, और यदि वस्तु विरामावस्था में ही है तो लगने वाला घर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो घर्षण बल का मान सदैव अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, सदैव अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। इसका क्या अर्थ है ये भी यहां हम समझ लेंगे, आगे इसका उपयोग होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर हम Fs इज इक्वल टू ले जाएं तो ये हो जाएगा μs इंटू R। एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, पहले बता चुके हैं, आपको मालूम है। तो ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्योंकि घर्षण से रिलेटेड है, तो इस नियतांक को घर्षण नियतांक या घर्षण गुणांक कहा करते हैं। तो अब स्टैटिक यहां लिया है आपने, तो इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक कहेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, Fs/R हो जाएगा, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। आप देख लीजिए μs, तो μs क्या है, इसे घर्षण गुणांक कहते हैं। अब यहाँ स्थैतिक लिए हैं तो इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक कहेंगे, गतिक लेते तो इसको गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये तीसरा नियम है
कि घर्षण बल का मान सदैव अभिलंब प्रतिक्रिया, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो सदैव परपेंडिकुलर होता है उसके समानुपाती होता है। Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इससे आपको म्यूएस या म्यूडी की वैल्यू मिलती है, मतलब घर्षण गुणांक का मान निकलता है। तो घर्षण गुणांक बराबर होता है घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये घर्षण के नियम होते हैं बच्चों। अब हम इस पर क्रमशः दो प्रश्नों की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लॉज ऑफ मोशन में दो प्रश्नों की जो पुनरावृत्ति है वो बहुत अधिक होती है, यानी इनका फ्रीक्वेंसी नंबर इन एनुअल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में इनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग है वो बहुत होता है। दोनों पर अपन क्रमशः बात करेंगे। एक तो आता है कि घर्षण कोण क्या है, गणितीय व्याख्या कीजिए, या घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। और कभी कभी आता है कि विराम कोण क्या है, विराम कोण की गणितीय व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन के दूसरे फॉर्म भी होते हैं, उनको हम आपसे शेयर करेंगे जब इनका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर्षण कोण क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अब आंसर के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या प्रश्न लिख रहे हैं, घर्षण कोण क्या है, गणितीय व्याख्या कीजिए। और इसका जो दूसरा फॉर्म आता है उसको और करके अपन लिखेंगे, पर उसको हम बाद में बताएंगे, अभी उसको रहस्य के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो घर्षण कोण की परिभाषा आप ये फिगर को देखिए, फिगर को देखिए। इसमें क्या है, एक ये टेबल है, इस पर ये एक गुटका आपका रखा गया है। तो प्रारंभ में वह विराम अवस्था में है, और जब हम उसमें इस दिशा में बल लगाते हैं तो इस गुटके और टेबल के संपर्क पृष्ठों के बीच इस बल की विपरीत दिशा में वो घर्षण बल कार्य करता है, और उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब ये रखा हुआ है, जब हम बल लगाना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते हैं तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि इस बल को थोड़ा भी बढ़ा दें तो ये गुटका इस पर चलने लगेगा, ये गुटका इस पर चलने लगेगा। तो उसको हम कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति, सीमांत संतुलन की स्थिति। यही बच्चों आपका जो घर्षण कोण है वो डिफाइन होता है। दो चीजें फिर मैं बता दूं डेफिनेशन देने के पहले कि ये गुटका रखा हुआ है, इसमें W = mg नीचे की ओर, और इसका ठीक रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव फोर्स ठीक इसके ऊपर की ओर, जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। दो चीजें। और तीसरी चीज, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों सरफेस की गति की विपरीत दिशा में जो स्टैटिक फोर्स लगता है वो, तब आप घर्षण बल को परिभाषित करते हैं। परिभाषा सिंपल सी लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु एक आधार पर सीमांत संतुलन की अवस्था में हो। अब इतना लिखिए, फिर मैं यहां बताऊंगा। सीमांत संतुलन का मतलब जो मैं बता रहा था कि जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि थोड़ा सा भी हम ये फोर्स बढ़ा दें तो ये चलने लगता है। इसको हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक, तो यदि कोई वस्तु एक आधार पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हो तब अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल का परिणामी रिजल्टेंट ये ओसी, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है, रिएक्टिव फोर्स से जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं, और इसको लैम्ब्डा से एक्सप्रेस करते हैं। आपने लिख लिया होगा तो ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। यदि कोई वस्तु किसी आधार पर सीमांत संतुलन की अवस्था में हो तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसको लैम्ब्डा से
प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय विवेचना देख लेते हैं। जो प्रश्न आता है कि घर्षण कोण क्या है, गणितीय व्याख्या कीजिए या इसका मान निकालिए। ठीक, तो अब गणितीय व्याख्या में आप क्या कर देते हैं, परिभाषा दे रहे हैं, ये माना जाना थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक गुटका, जैसे ये गुटका है या एक वस्तु है जो आप कहें, तो एक वस्तु जो है सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, तब उस पर चित्रानुसार निम्नलिखित बल कार्य करने लगते हैं। नंबर 1, वस्तु का भार W = mg, जो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। नंबर 1। नंबर 2, इस भार के कारण बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, इसी कारण इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये भार चूंकि ठीक नीचे की ओर लगता है, इसलिए अभिलंबवत ये प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो ये R = कितना होता है, जस्ट इक्वल टू mg। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तीसरा बल कार्य करता है जो आप इस वस्तु को चलाने के लिए, गति कराने के लिए लगाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वो क्षैतिज दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ठीक उसकी विपरीत दिशा में ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जो गति की ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो इस तरह से ये बल कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से जो अब हमको अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी है, उसको हम मान लें कि ओसी दिशा में कार्य करता है, तब हमको ज्ञात करना है घर्षण कोण का मान। अब इस घर्षण कोण का मान निकालने के लिए, इस घर्षण कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं, OACB। इस चतुर्भुज में ये अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी OC अभिलंब प्रतिक्रिया से लैम्डा कोण बनाता है। इसी लैम्डा को हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात कर लेते हैं कैसे। इस अगर समकोण त्रिभुज OAC की बात करें, समकोण त्रिभुज OAC की बात करें, तब ये क्या हो जाता है, इसमें इस समकोण त्रिभुज में अगर हम tan थीटा की बात करें, यहां लैम्डा दिया आपने, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें अब देखिए ये थीटा क्यों बनाता है, तो ये थीटा मतलब क्षैतिज दिशा, मतलब आधार, तो ये कर्ण और ये आधार, तो लंब क्या हो गया, ये लंब हो गया आपका AC। अब ये AC जो है इट इज जस्ट इक्वल टू OB, दैट इज एक्सप्रेस बाय FS, है ना। तो ये लंब बटे आधार मतलब समकोण त्रिभुज OAC में, OAC में समकोण त्रिभुज OAC में tan लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC बटे आधार क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो ये हो गया OA। अब ये AC बराबर कितना हो, जो tan लैम्डा इक्वल टू AC इक्वल टू FS, OB के है ना। तो इसको कह देंगे FS, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, OA क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये अभी जब मैं बता रहा था कि गति का जो ये तीसरा नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए FS अपॉन स्टैटिक स्टेट में है, तो FS अपॉन R कहे इसको, और ये क्या हो जाएगा, μs हो जाएगा आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये tan लैम्डा इक्वल टू हो जाता है μs, यानी घर्षण कोण की स्पर्शज्या, tan माने स्पर्शज्या। तो इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि इस प्रकार घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। यही मैं कह रहा था, कभी कभी बच्चों ये प्रश्न इस रूप में ही आ जाता है कि घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए, अतः सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण कोण के बराबर होती है। तो उसका रिजल्टेंट आप देख लिए और ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो प्रश्न में अथवा में लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। दैट्स ऑल। अब अपन आगे चर्चा करेंगे इसके दूसरे स्वरूप पर, वो पूछा जाता है विराम कोण के रूप में, वो आगे बताएंगे। धन्यवाद।